नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। दिवाली से पहले मैया सम्मान की राशि जाएगी खाते में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को समान राशि दिवाली और छठ से पहले मिलेगी। इसे लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत अक्टूबर माह के किस्त की 2,500 रुपए की राशि लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। महिला एवं बाल विकास द्वारा पहले ही सभी जिलों को पूरे वित्तीय वर्ष की राशि उपलब्ध करा दी गई है। इससे पहले विभिन्न जिलों में दुर्गा पूजा के दौरान सितंबर माह की राशि लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई थी। चाईबासा में नक्सलियों का उत्पात, मोबाइल टावर फूंका, जराईकेला में ग्रामीणों को धमकाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाकपा माओवादी संगठन द्वारा मनाए जा रहे प्रतिरोध सप्ताह के दौरान हिंसक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार देहात से रविवार तड़के के बीच नक्सलियों ने जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलबोंगा गांव में एयरटेल मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार हथियारबंद नक्सली गांव में पहुंचे और टावर के पास मौजूद कर्मचारियों को धमकाकर भगा दिया। इसके बाद उन्होंने टावर पर आग लगा दी। कुछ ही देर में पूरा टावर धूं-धूं कर जल उठा, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने ये कदम सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ अपनी आक्रामक मुहिम के तहत उठाया है। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का वातावरण है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को नक्सलियों ने 4 धमाके करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। इन धमाकों में हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए, जबकि 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को शनिवार को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। नक्सलियों की इस लगातार हिंसा से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने इसे प्रतिरोध सप्ताह के दौरान नक्सलियों द्वारा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश बताया है। एयरटेल टावर में आगजनी के बाद क्षेत्र की मोबाइल नेटवर्क सेवाएं पूरी तरह बाधित हो गई हैं। संचार व्यवस्था ठप होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा बलों का सहयोग करें। देवघर में प्रसूता की मौत पर हंगामा, नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप, जांच समिति गठित। देवघर सदर अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह प्रसव पीड़ा के बाद महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने सुरक्षित रूप से एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ ही देर बाद महिला को अचानक तेज दर्द हुआ। ड्यूटी पर तैनात नर्स ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके तुरंत बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। स्थिति को गंभीर होता देख अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन महिला का शव लेकर फिर से सदर अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों का कहना था कि यदि नर्स और डॉक्टर समय पर सही उपचार करते तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। महिला देवघर के गिधनी पंचायत के कोठिया की रहने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। गौरतलब है कि देवघर के सरकारी और निजी अस्पतालों में लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के बार बार निर्देश देने के बावजूद कुछ कर्मियों की मनमानी और उदासीनता रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इस ताज़ा घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग कितनी सख्ती दिखाता है और क्या लापरवाही पर कोई ठोस कार्रवाई होती है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लोहरदगा रेलवे स्टेशन का हो रहा कायाकल्प, मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं। अमृत भारत स्टेशन योजना में लोहरदगा रेलवे स्टेशन का नाम शामिल होने के बाद लोहरदगा रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और उसे हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का परिचालन होता है और रोजाना हजारों यात्री स्टेशन पर पहुंचते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्रियों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। स्टेशन को हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन की दीवारों पर झारखंडी कला, संस्कृति और सोहराय पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया है, जिससे स्टेशन की रौनक और बढ़ गई है। झारखंड के 68 लाख परिवारों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी दाल और चीनी। झारखंड के 68 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों के लिए 2,04,000 क्विंटल चना दाल खरीदी जाएगी। इसे लेकर खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने निविदा जारी की है। निविदा खुलने की तिथि 10 अक्टूबर तय की गई थी।
जारी निविदा में कहा गया है कि चना दाल की खरीद मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत की जाएगी। 25,000 से अधिक जन वितरण प्रणाली दुकानों से देने वाली चना दाल की खरीद जुलाई से सितंबर 2025 प्रत्येक माह 68,000 क्विंटल तक के लिए होगी। बता दें कि दाल वितरण योजना 100% राज्य सरकार की योजना है। योजना के तहत लाभुकों को प्रति माह 1 किलोग्राम चना दाल दी जाती है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे पहले विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर लाभुकों को चना दाल नहीं मिलने की स्थिति को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र की उदासीनता के कारण दाल की आपूर्ति में देरी हो रही है। कई बार पत्राचार के बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। दूसरी ओर राज्य का कोटा भी कम कर दिया गया है। इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने स्वयं ही दाल खरीद के लिए निविदा जारी की है ताकि जल्द हर लाभुक को दाल उपलब्ध कराई जा सके। विभाग के मुताबिक प्रत्येक माह 68,000 क्विंटल चना दाल का वितरण राज्य के 68,21,143 राशन कार्डधारी परिवारों के बीच किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवारों की संख्या करीब 60 लाख और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में 8,15,000 परिवार शामिल होंगे। मुड़मा जत्रा में अफरा तफरी का बना माहौल, मौत का कुआं के कलाकारों से हुई मारपीट। ऐतिहासिक मुड़मा जत्रा मेला में रविवार को अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि 50,000 से अधिक लोग अभी भी मेले में मौजूद हैं, जबकि प्रशासन और जत्रा संचालन समिति के स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने में पूरी तरह नदारत हो चुकी हैं। मेले में करीब 5,000 से अधिक दुकानें लगी हैं और लोग ऊपर वाले के भरोसे मेला घूम रहे हैं। भीड़ इतनी बढ़ गई है कि किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच मेले में लगे मौत का कुआं खेल दिखाने वाले कलाकारों से मारपीट की घटना सामने आई है। विवाद बढ़ने पर मामला थाने तक पहुंच गया है। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के उपाय करने की मांग कर रहे हैं ताकि कोई अनहोनी न हो। फिलहाल मौके पर अफरा तफरी का माहौल है और लोग डर के साए में जत्रा का आनंद ले रहे हैं। झारखंड शराब घोटाला में अपने ही विभाग के अधिकारियों की भूमिका जांचने में जुटी एसीबी। शराब और जमीन घोटाला मामलों में आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के करीबी माने जाने वाले कारोबारी विनय कुमार सिंह के खिलाफ एसीबी की जांच अब और तेज हो गई है। विनय कुमार सिंह, जो महिंद्रा की नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक हैं, उन्हें एसीबी ने बीते 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था। एसीबी अब उन कथित चर्चा की भी गोपनीय तरीके से छानबीन कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शराब घोटाला केस में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद विनय सिंह को पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस कथित लापरवाही का लाभ उठाकर विनय सिंह ने शराब घोटाला मामले में जमानत हासिल कर ली थी। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों को ये जानकारी मिली है कि विनय सिंह की तलाश में दिल्ली गई एसीबी की टीम ने उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में कहीं न कहीं लापरवाही बरती थी। एसीबी इस मामले में शामिल अपने ही अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रहा है। विनय कुमार सिंह पर निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के काले धन को निवेश करने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि ईडी की जांच में भी ये खुलासा हुआ था कि विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता ने विनय सिंह की कंपनी नेक्स्ट जेन में कंसल्टेंट के तौर पर काम किया और इसके एवज में विनय सिंह ने 6 साल के भीतर उनके खाते में 1 करोड़ 26 लाख रुपए का भुगतान किया था। स्वदेशी मैराथन में रांची दौड़ी युवाओं ने दिया आत्मनिर्भर भारत का संदेश। रविवार सुबह रांची का मोराबादी मैदान जोश, उमंग और देशभक्ति से सराबोर नजर आया। मौका था स्वदेशी मैराथन 2025 का, जिसका थीम था स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। इस आयोजन में हजारों युवक युवतियों, स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस दौरान पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और वोकल फॉर लोकल अभियान को गति दें। उन्होंने कहा, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त होगा। हर नागरिक को इस दिशा में योगदान देना चाहिए। मैराथन को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सांसद खेल महोत्सव से जोड़ा और इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आज का युवा भारत के भविष्य की रीढ़ है और यदि वही स्वदेशी उत्पादों का उपयोग और प्रचार करेगा तो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जा सकेगा।
रांची में आयोजित ये मैराथन केवल दौड़ नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक जन आंदोलन की शुरुआत है। लगभग 5 किलोमीटर लंबी स्वदेशी मैराथन में सुबह से ही युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। कई प्रतिभागियों ने तिरंगा लेकर दौड़ लगाई तो कईयों ने स्वदेशी संदेश वाले बैनर और पोस्टर थाम रखे थे। दौड़ में युवाओं के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेलो झारखंड के तहत हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। राज्य भर के विद्यालयों से उमड़े खिलाड़ी। राज्य में एसटीएफआई खेलो झारखंड के तहत खेल प्रतिस्पर्धाओं का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में राज्य स्तरीय हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन रांची में किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन मोरहाबादी स्थित हॉकी स्टेडियम और बरियातू के हॉकी मैदान में किया जा रहा है। मैदान में खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है। बालक और बालिका दोनों वर्गों में मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया। इन प्रतियोगिताओं को सफल बनाने में पूर्व ओलंपियन और हॉकी इंडिया की झारखंड एम्बेसडर सुमराय टेटे की भूमिका अहम रही। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि झारखंड की मिट्टी में खेल की अद्भुत प्रतिभा है, जिसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों ने बताया कि खेलो झारखंड अभियान के अंतर्गत राज्य भर में अलग अलग खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य गांवों, प्रखंडों और जिलों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने लाना और उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। इन प्रतियोगिताओं से न केवल विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो रही है, बल्कि राज्य में खेल संस्कृति को भी नई दिशा मिल रही है। ग्रामीण इलाकों से निकलकर आने वाले खिलाड़ी ये साबित कर रहे हैं कि अवसर मिलने पर वे किसी से कम नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार आने वाले दिनों में एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल सहित अन्य खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। झारखंड बोर्ड परीक्षा का बदलेगा पैटर्न, पूछे जाएंगे योग्यता और स्किल बेस्ड प्रश्न, लागू हो ये फॉर्मूला। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पैटर्न में व्यापक बदलावों की घोषणा की है। दशकों पुरानी प्रणाली से हटकर नया पैटर्न योग्यता आधारित अनुप्रयोग उन्मुख प्रश्नों को प्राथमिकता देगा, जो छात्र की महत्वपूर्ण सोच और वास्तविक दुनिया की समस्या को सुलझाने के कौशल का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं मैट्रिक और इंटरमीडिएट मूल्यांकन के लिए नया फार्मूला भी लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं कि नए पैटर्न के तहत किन प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये पहल राज्य बोर्ड को सीबीएसई और आईसीएसई जैसे बोर्डों के राष्ट्रीय शैक्षिक मानदंडों के अनुरूप ढालने के लिए और झारखंड के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य के करियर के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए किया गया है। वर्षों से जेएसई बोर्ड परीक्षाओं में मुख्य रूप से सीधे पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। प्रश्न पत्र अब छात्रों की मूल दक्षताओं और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में योग्यता और कौशल आधारित प्रश्न होंगे। परीक्षा में ऐसे प्रश्न होंगे जो विश्लेषणात्मक कौशल, संवेदनशीलता, सामाजिक जागरूकता और तार्किक तर्क का परीक्षण करेंगे। छात्रों को ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनमें उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक, वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करना होगा। प्रश्न कई विषयों की अवधारणाओं को एकीकृत कर सकते हैं, जिससे एक अधिक समग्र समझ को बढ़ावा मिलेगा। बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए 30-50-20 का फार्मूला लागू किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए 30%। इस सेक्शन में 30 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो मौलिक ज्ञान और त्वरित तर्क शक्ति का परीक्षण करेंगे। वहीं 50 नंबर वाले लघु से दीर्घोत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे, जिन्हें अब अधिक विश्लेषणात्मक और अनुप्रयोग उन्मुख बनाया गया है। शेष 20 अंक प्रैक्टिकल परीक्षाओं, प्रोजेक्ट या आंतरिक मूल्यांकन के लिए आवंटित किए जाते हैं, जिसमें निरंतर मूल्यांकन और व्यावहारिक शिक्षण पर जोर दिया जाएगा। सीबीएसई और आईसीएसई जैसे राष्ट्रीय बोर्डों ने 2 साल पहले इसी तरह का बदलाव शुरू किया था, जिसमें योग्यता आधारित प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़कर 50% हो गई थी। झारखंड बोर्ड का ये निर्णय उसके छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। झारखंड के 55,000 +2 छात्रों के लिए खुशखबरी मिलेगा, इंटर्नशिप आयोजित होगी, कौशल प्रतियोगिता। राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पहली बार इंटर्नशिप के रूप में एक मुश्त राशि मिलेगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के 594 ऐसे विद्यालयों के 54,889 विद्यार्थियों को 1,000 रुपये इंटर्नशिप के रूप में मिलेंगे। केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के चालू वित्तीय वर्ष के बजट के लिए केंद्रांश यानी 60% के रूप में 1,000
1099 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी। इसका लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। केंद्र ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जिला व राज्य स्तर पर कौशल प्रतियोगिता आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही विज्ञान प्रदर्शनी, जॉब फेयर, क्विज कंपटीशन आदि कार्यक्रमों के लिए भी राशि की स्वीकृति मिली है, जो पहली बार आयोजित होंगे। केंद्र ने सबसे पहले मार्च में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के लिए केंद्रांश यानी 60% के रूप में 1099 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच जारी रखने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच की अनुमति मांगने को लेकर सीबीआई यांची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की कोई तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन इस मामले में सीबीआई को झारखंड हाईकोर्ट ने जांच करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट द्वारा 23 अक्टूबर 2023 को दिए गए सीबीआई जांच के खिलाफ विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद विधानसभा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक झारखंड हाईकोर्ट के दिए सीबीआई को जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले मामले की सीबीआई जांच बंद है। जानकारी के मुताबिक झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले जांच को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। इसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश पर लगाई गई रोक को हटाने का अनुरोध किया गया है। सीबीआई ने याचिका में बताया है कि वर्ष 2014 में राज्यपाल ने विधानसभा में हुई नियुक्तियों और प्रोन्नतियों की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। आयोग ने 30 बिंदुओं पर जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान व्यापक स्तर पर अनियमितताओं और घूसखोरी की बात कही गई थी। आयोग के समक्ष भ्रष्टाचार से जुड़ी एक सीडी भी पेश की गई थी। हालांकि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के बजाय विधानसभा अध्यक्ष ने एक नया आयोग गठित कर दिया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी गई। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 23 सितंबर 2023 को अपने आदेश में कहा था कि दूसरा आयोग सिर्फ पहले आयोग की जांच रिपोर्ट को दबाने के उद्देश्य से बनाया गया था। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक को हटाया जाए ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके। रांची विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए उमड़ी छात्रों की भीड़, ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी। स्नातक और स्नातकोत्तर की बैकलॉग डिग्री निकालने के लिए राज्य विश्वविद्यालय परिसर में इन दिनों विद्यार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रोजाना सैकड़ों विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। कारण यह है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से मूल प्रमाण पत्र की अनिवार्य मांग की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि अब डिग्री वितरण और चालान पेमेंट प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी ताकि विद्यार्थियों को कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। लेकिन ये घोषणा अब तक केवल कागजों में ही सिमटी हुई है। ठोस पहल के अभाव में विद्यार्थियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि जिस विश्वविद्यालय में हर साल कितने विद्यार्थी परीक्षा पास करते हैं, वहां आज भी डिग्री निकालने के लिए फाइलों की जांच, हस्ताक्षर और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई छात्र शिकायत कर रहे हैं कि चालान भुगतान के लिए बैंक लाइन, फिर विश्वविद्यालय काउंटर और उसके बाद प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रविवार को भी रांची विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहे और विद्यार्थियों के आवेदन निपटाने में लगे रहे। इसके बावजूद समस्याएं खत्म होती नहीं दिख रही हैं। काउंटर पर भीड़ और धक्का मुक्की की स्थिति बनी रही। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को डिजिटल मोड में लाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसका मकसद विद्यार्थियों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं देना है। फिलहाल रांची विश्वविद्यालय का दृश्य भीड़, इंतजार और असुविधा है, लेकिन अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अपने वादे पर अमल कर सका तो आने वाले समय में छात्रों को राहत मिलेगी और विश्वविद्यालय की छवि भी आधुनिक संस्थान के रूप में निखरेगी। 1 साल पहले लापता युवक सकुशल बरामद, अपहरण नहीं बल्कि खुद छोड़ा था घर। गिरिडीह में करीब 1 साल पहले दर्ज हुए कथित अपहरण के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल जिस युवक के अपहरण की शिकायत उसके परिवार वालों ने दर्ज कराई थी, उसने खुद पारिवारिक तनाव के चलते घर छोड़ा था। पुलिस ने उसे हरियाणा से सकुशल बरामद कर गिरिडीह लाया है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवाडीह पुलिस लाइन रोड निवासी अंकुर सिंघानिया का है। उनके बड़े भाई अंकित सिंघानिया ने 29 नवंबर 2024 को थाने में मामला दर्ज
कराया था कि उनके भाई अंकुर का किसी ने अपहरण कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जितवाहन उरांव के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर जांच शुरू किया। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को सफलता मिली और 10 अक्टूबर को हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से अंकुर सिंघानिया को सकुशल बरामद कर गिरिडीह लाया गया। थाने में पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि उसने किसी के दबाव या अपहरण के तहत घर नहीं छोड़ा था। पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के कारण वह स्वयं घर छोड़कर रोजगार की तलाश में निकल गया था। डीएसपी जितवाहन उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये मामला अपहरण का नहीं बल्कि एक पारिवारिक विवाद का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 साल बाद युवक को सकुशल बरामद किया जा सका। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में हुई घाटशिला विधानसभा उपचुनाव पर रणनीति पर चर्चा। राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी सिंहभूम की बैठक आज रविवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शंभू चौधरी जायसवाल ने की। इसमें पार्टी की सभी वरिष्ठ नेता और जिला एवं प्रखंड के नेता उपस्थित थे। बैठक में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर शंभू चौधरी जायसवाल ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है बल्कि जनता के विश्वास को मजबूती से स्थापित करना है। हम हर क्षेत्र में पार्टी की नीति और विकास की प्रतिबद्धता को लोगों तक पहुंचाएंगे। महागठबंधन के समर्थन के बावजूद हम अपने प्रत्याशियों को हर हाल में विजयी बनाने के लिए पूरी मेहनत और सक्रियता से प्रयासरत रहेंगे। जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना में टाटा स्टील कर्मी की मौत, 6 अन्य घायल। बिरसानगर थाना क्षेत्र के हुरलुंग स्थित नए पुल के पास शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में जा रही एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे टाटा स्टील के वायर रॉड मिल में कार्यरत क्रेन ऑपरेटर 57 वर्षीय प्रमोद कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार 6 अन्य कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें से सभी को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारी एक सहकर्मी के जुड़वा संतान के जन्म की खुशी में पार्टी मनाने निकले थे। लौटते समय ये हादसा हुआ। बताया गया है कि दुर्घटना के समय कार का शीशा खुला था और कार के पलटने पर प्रमोद कुमार सिंह के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार में प्रमोद सिंह के साथ वायर रॉड मिल के ही कमेटी मेंबर आर.के. सिंह भी सवार थे, जो चालक के बगल वाली सीट पर थे। हादसे के बाद उन्हें शीशा तोड़कर और सीट बेल्ट काटकर बाहर निकाला गया। अन्य घायल कर्मचारियों को भी कार से निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक प्रमोद कुमार सिंह सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह स्थित भूषण कॉलोनी के निवासी थे। हादसे की सूचना मिलते ही उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कार टाटा स्टील कर्मचारी अमित सिंह की थी, जो स्वयं भी कार में सवार थे और सुरक्षित हैं। हादसे ने सहयोगियों को गहरे शोक में डाल दिया है। प्रमोद कुमार सिंह और आर.के. सिंह की 2 दिन पहले ही विभागीय पदोन्नति हुई थी। रांची रातू झकराटाड़ में शराब दुकान में चोरी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। रांची रातू थाना क्षेत्र के झकराटाड़ में शनिवार देर रात चोरों ने शराब दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दुकान में रखे रुपए, कैश सहित अन्य सामान चोर अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर रातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच में ये साफ हुआ है कि चोरों ने वारदात को बड़ी ही सधे और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। ग्रामीणों ने कहा कि हाल के दिनों में इस इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, लेकिन रात में गश्त नहीं के बराबर होती है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से कुछ संदिग्ध फुटेज मिले हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।